नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि नीतीश कुमार को खुद आकर के कहना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब हम एनडीए में ही रहेंगे। सवाल ये उठता है कि जिस रात तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर अकेले कार चलाते हुए देखे गए थे और कहा यह गया था कि जेडीयू के एक नेता के घर गए और जेडीयू के उस नेता ने तेजस्वी यादव की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कराई थी और उसके बाद से ही यह चर्चा काफी जोर पकड़ने लगी, खास तौर पर तब जब लालू यादव ने खुलेआम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया। जब खुद बीजेपी के कद्दावर नेता नंबर 2 के नेता गृह मंत्री ने यह कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, उसके बाद से कई तरह के बयान आने लगे। पर यह बयान तूल पकड़ रहा था, लेकिन उसको विराम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ये कहकर लगा दिया कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, पहले हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब करने नहीं जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, आरजेडी और जेडीयू के बीच कहां पर खलल पड़ गया जिस वजह से जेडीयू ने अपने इरादे बदल दिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी ने जो सांसदों की संख्या है वो पूरी कर ली है और इसलिए अब जेडीयू को लग रहा है कि हमें उनका साथ छोड़ने से नुकसान ज्यादा और फायदे कम होने जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से नीतीश कुमार ने फिर मन बना लिया कि नहीं, हमें एनडीए में ही रहना चाहिए और बिहार के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हम काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हम चलेंगे सीधे अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, सरोज सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके बाद मृत्युंजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सरोज जी, बहुत चर्चा हुई और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र से बीजेपी ने संख्या पूरी कर ली है, अगर नीतीश कुमार छोड़ भी देंगे तो नीतीश कुमार को ज्यादा नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। केंद्र में सरकार गिरेगी नहीं, नीतीश कुमार को केंद्र में कुछ मिलने नहीं जा रहा। और जहां तक बिहार का सवाल है, यह सरकार जोरदार तरीके से बजट का एलोकेशन भी कर रही है, नीतीश जो चाह रहे हैं वो दे भी रही है, इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर के पाएंगे क्या, स्थिति किस तरीके से वहां अलग होने जा रही है। मैं इस बारे में सरोज जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिरकार ऐन वक्त पे क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने इरादे बदल लिए। देखिए पंकज भाई, एकदम जो माहौल और मोमेंटम बिहार में और पटना में पॉलिटिकल बना हुआ था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि वो सब खत्म हो गया। उसके अगर आप केंद्र बिंदु में जाएंगे तो उसके केंद्र बिंदु में 2025 का चुनाव है कि किन परिस्थितियों में चुनाव कौन पार्टी लड़ेगी, कितने सीटों के साथ लड़ेगी, कहां कहां चुनाव लड़ना है, और सबसे बड़ी बात कि जीत की गारंटी क्या है, किस गठबंधन में जीत की ज्यादा गारंटी है और ज्यादा सीट मिलने की गारंटी है। तो एक आम जो परसेप्शन है कि अगर जेडीयू और आरजेडी का एक अलायंस बनता है, अगर बनता है तो 25 के चुनाव में जीत की संभावना ज्यादा रहेगी, नीतीश कुमार की पार्टी को सीट भी ज्यादा मिलेगी और नीतीश कुमार अपनी शर्तों को थोप भी सकते हैं आरजेडी के ऊपर बनस्पत की बीजेपी की। बीजेपी अलायंस में क्या है कि एक लिमिटेशन है, नीतीश कुमार कुछ की सीटों की जो मांग है उसको लेकर एक जो है लिमिटेशन है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी को बहुत सारे अपने सहयोगी दलों को भी संतुष्ट करना है। तो खेल वहीं से शुरू हुआ, उसी रास्ते से आगे बढ़ा, उसमें बयानबाजी शुरू हुई। जैसा आपने कहा, लालू प्रसाद का ऑफर भी आया, एक मंत्री के यहाँ से टेलीफोन पर भी बातचीत हुई, तमाम चीजें अपने अपने हिसाब से चल रही थी। लेकिन एक पॉइंट चिराग पासवान का जो सबसे निर्णायक हुआ, इस खेल को अगर आप भंडोल करने वाली बात अगर कहें कि खेल कहाँ भंडोल हो गया, तो वो चिराग पासवान का फैक्टर, हुलास पांडे के ठिकानों पर जो रेड हुई ईडी की, उसने सारे खेल को बिगाड़ दिया। क्योंकि नीतीश कुमार भी इस बात को जान रहे हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, कि अकेले नीतीश कुमार के अलग हो जाने से मोदी सरकार पर बहुत कुछ अंतर पड़ने वाला है।
चाहे वो महाराष्ट्र से जुगाड़ हो जाए, बिहार से जुगाड़ हो जाए, वो अपना जुगाड़ कर लेंगे। नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग के जो 5 सांसद हैं वो भी उनके साथ रहे, 12+17 का एक बड़ा चंग उनके साथ रहे। लेकिन जैसे ही हुलास पांडे वाला कांड हुआ, उसके बाद चिराग पासवान ने मोटे तौर पर क्लियर कर दिया कि भाई हम जहां हैं हम वहीं हैं, उसके आगे हमको अभी फिलहाल नहीं जाना है, बाकी जब चुनाव का वक्त आएगा तो सीटों का देखा जाएगा, फिलहाल कोई एक्टिविटीज में उनको जाना नहीं है। तो चलिए। यहाँ पर एक नीतीश कुमार की कमजोरी हो गई पंकज भाई। और दे- इसीलिए जो आरजेडी से जो उनकी बातचीत चल रही है, हम ये नहीं कह रहे कि वो खत्म हो गई है, जो मोमेंटम तेजी पकड़ा था उस मोमेंटम में एक थोड़ा सा विराम आ गया है। अब आगे जैसे सिचुएशन बढ़ेगा, नीतीश कुमार भी अपने फैसले लेंगे। देखिए क्या हुआ इधर, 3 दिन में 3 बार वो सफाई दे चुके हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रेस रिलीज में ये लिख के आ रहा है कि नीतीश कुमार अब दूसरे जगह नहीं जाएंगे। ये अपने आप में एक अनहोनी घटना है कि प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बताया जाता है। नहीं, वो जी बात पंकज ठीक है। भाई। मैं अभी आपसे एक दो सवाल पूछूंगा क्योंकि आप पटना में हैं, पटना की राजनीति को बड़ी करीब से देख रहे हैं। उसके बाद अपने स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा जो कि दिल्ली की राजनीति भी बताएंगे, महाराष्ट्र के बारे में भी बताएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि चिराग पासवान का मूड और मिजाज बदल गया, फिर नीतीश कुमार को लगा हम सरकार गिरा नहीं पाएंगे। एक चर्चा और बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। वो चर्चा ये हमें सुनने को मिली, दिखाई पड़ी कि नीतीश कुमार के एमपी भी तैयार नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार के एमपी भी जल्दी चुनाव नहीं चाहते हैं और उनको लगता है कि क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के साथ ही रहा जाए, फायदा भी है। और कई जगह पर यह भी बात चली कि 10 एमपी इनके उधर जाने को तैयार हैं। इस तरह की बात लोगों ने खूब कही। क्या नीतीश कुमार को इस बात का भी अंदेशा हो गया कि अगर हम इधर से उधर करते हैं तो हमारे एमपीज भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे, हमारी ताकत भी कम हो जाएगी? और दूसरी बड़ी बात कि बीजेपी ने महाराष्ट्र से अन्य जगहों से एमपीज को मैनेज भी कर लिया है, इसलिए केंद्र की सत्ता को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचने जा रहा है। क्या ऐसी भी बात है? नहीं नहीं, ऐसी बात है, एकदम 100% ऐसी बात है कि देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे सांसदों की, जो जेडीयू के 12 सांसद हैं और चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, जो तोड़ने फोड़ने वाली खबर चलती है, इसमें सच्चाई है। बीजेपी जेडीयू के सांसद और चिराग पासवान के सांसद बीजेपी के टच में है। वो ऑपरेशन चल रहा है, धीरे धीरे ही सही, वो ऑपरेशन है। जब भी बीजेपी को ऐसा लगेगा कि हमको उसको वापस ले लेना है, तो उस पर वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। सांसद भी चाह रहे हैं कि भाई, अभी जो बात आपने कही कि भी बीजेपी के साथ रहने में भी भलाई है, क्योंकि वहां रहेंगे। देखिए ललन सिंह मंत्री हैं अभी, संजय झा बीजेपी के गुड वॉक पे है, एक दो और मंत्री बन सकते हैं इधर जेडीयू कोटे से। तो अभी सांसदों के लिए कुछ दाव पे नहीं लगा हुआ है। अभी तो जीत जीत के अभी गए ही दिल्ली। हाँ, विधायकों में एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि वो आरजेडी के साथ जाए, बीजेपी के साथ ना रहे, क्योंकि आरजेडी के साथ उनके जीतने की संभावना वहां पर ज्यादा है। अगर 40 विधायक 45 विधायक आर जेडीयू के हैं, तो नो डाउट जो हम आपको जमीन की खबर बता रहे हैं, उसमें 25 से 30 विधायक ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि आप आरजेडी के फोर्स से चुनाव लड़ें, ताकि 25 का चुनाव हमको जीतने में आसानी हो। लेकिन अगर सांसदों की आप बात करेंगे, तो 10 या 12 सांसद चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ रहे, मोदी के साथ रहे, अभी सत्ता का सुख भोगते रहे। 5 साल बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ये एकदम क्लियर कट एमएलए और सांसदों के बीच डिवीजन है। यही कहानी चिराग पासवान के सांसदों के भी साथ भी है। वो भी चाहेंगे कि बीजेपी के ही साथ रहे। अभी आरजेडी वाले फोल्ड में जाने से उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। यही चीजें जो है, बिहार के जो अभी चल रहा है तोड़ फोड़ और पाला बदल वाला खेल, इसको बहुत हद तक इसको प्रभावित कर रहा है। और ये कहानी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ये एकदम माइंड मेकअप नहीं हो जाएगा सांसदों का कि हाँ हमको कुछ नहीं भाजपा में मिलेगा, तभी वो जाएंगे। लेकिन भाजपा के पास तो आप जान ही रहे, ऑफरों की भरमार है, कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए एमपी उधर और एमएलए इधर, ये कहानी एकदम क्लियर आपने कट है पंकज। वो क्लियर कट डिवीजन आपने बता दिया। एक सवाल मैं और लेना चाहूंगा, उसके बाद अपने जी अन्य पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि जेडीयू का वो कौन नेता है
जिसने तेजस्वी यादव की बात सीधा मुख्यमंत्री से कराई थी। तेजस्वी कटिहार से लौट करके आए थे, अकेले गाड़ी चलाते हुए पहुंचे, काफी चर्चा हुई इस बात की। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि दो नेता प्रो बीजेपी हैं, ये तो सब जानता है कि भाई ये ललन सिंह हैं, ये संजय झा हैं, वो चाहते हैं बीजेपी के साथ रहे। आरजेडी तो पानी पी पी के कह रही है कि दो दिल्ली में हैं, दो पटना में हैं। तो दो पटना में हैं तो क्या वो अशोक चौधरी और विजय चौधरी हैं? तो फिर और कौन नेता बच जाता है जो कि पार्टी को आरजेडी की तरफ लेके जाता है? क्या वो श्रवण कुमार हैं? क्या मनीष वर्मा हैं? क्या विजेंद्र यादव हैं? कौन है ये? देखिए, आपने सवाल कर दिया तो जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आपको इतना इशारा, जो बिहार में रहते हैं और आप भी बिहार से वाकिफ हैं, वो पोलो रोड की कहानी है। अब पोलो रोड में किनका किनका निवास है, जो सियासत में दिलचस्पी लोग रखते हैं उनको पता है कि पोलो रोड में कौन कौन मंत्री रहते हैं। तो वो जो रात वाली घटना हुई थी वो पोलो रोड से हुई थी। कुछ जगह खबरें चली कि वो पंचमुखी मंदिर के आसपास का इलाका है, वहां से कुछ नहीं हुआ। जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी, वो पोलो रोड से ही हो रहा था। और पोलो रोड में जो जो मंत्री रहते हैं सबको पता है कि वहां कौन कौन से मंत्री रहते हैं। तो वहां से हुई थी, बातचीत हुई थी। और जैसा आपकी खबर एकदम सही है कि एक मंत्री महोदय ने बात भी कराई थी उनकी मुख्यमंत्री से बात भी हुई। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर मामला अभी भी अटका हुआ है। उसमें गृह मंत्रालय का भी मामला है कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, नहीं रहेगा। 25 में मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये तमाम चीजें हैं जो सॉर्ट आउट अभी नहीं हुआ है। इस वजह से वो प्रक्रियाधीन है वो सारी चीजें। लेकिन ये घटना हुई थी, इसकी पुष्टि हम भी आपको कर रहे हैं। आपकी खबर एकदम सही है। चलिए, ये घटना हुई थी, मुझे लगता है डॉक्टर संजय कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर। डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पोलो रोड में मंत्री के घर से ये घटना हुई तो दो ही लोग होंगे ना, एक श्रवण कुमार होंगे, नहीं तो दूसरे विजेंद्र यादव होंगे, और कौन होंगे? और जहां तक पंचमुखी मंदिर का सवाल है तो वहां पर मनीष वर्मा का भी घर है, वहां भी खूब भीड़ लगती है। तो सवाल ये उठता है कि कहां पर मामला जो है एक्सपोज हो गया, और जो जेडीयू आरजेडी के साथ जा रही थी, रोज दिन खबरें चल रही थी, इशारों में बात हुई, नीतीश जी ने उनका पीठ थपथपाया, फिर से खेला होने जा रहा है। कहां चूक हो गई? जेडीयू क्यों नहीं आरजेडी के तरफ जा रही है? या अभी चूक हुई नहीं है, अभी बातें दब रही है, आगे कुछ हो सकता है? क्योंकि लालू प्रसाद का ऑफर, तेजस्वी यादव का ना, ये क्या सिर्फ सियासी नाटक है? पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, या आखिरकार हो क्या रहा है? नहीं, अभी ये जिसको कहते हैं ना कि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। अभी चीजें थोड़ी ठहर गई है और बिल्कुल वो चिराग पासवान वाली बात में दम है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के दो भतीजे और भी बड़े करीब आ गए। एक भतीजे तो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, तेजस्वी जी। दूसरे भतीजे में सम्राट चौधरी हैं, जो बिल्कुल सुबह दोपहर शाम उन्हीं के साथ रहते हैं। और तीसरे भतीजे के रूप में चिराग पासवान आ गए। अब तीन भतीजों के बीच में चाचा कैसे कोऑर्डिनेशन बिठा रहे होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तेजस्वी जी का भी अपर हैंड है और बात समाप्त नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, वो बिल्कुल पुष्ट खबर है, बातें कराई गई है, बातें हुई भी है, और बजट सेशन का इंतजार चल रहा है। फरवरी में जब बजट हो जाएगा, बिहार के हिस्से में देखिए क्या क्या है, जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। और नीतीश कुमार जी की पूरी दिलचस्पी बिहार में है। केंद्र में मोदी जी की सरकार रहे नहीं रहे, उससे ज्यादा इनको दिलचस्पी है बिहार में। तो वो पटकथा पर विराम नहीं लगी है। दोनों खेमे में खुशियां हैं। जेडीयू के लोग भी खुश हैं और आरजेडी के लोग भी खुश हैं, और उसका इंतजार भी हो रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो, हाँ, नीतीश कुमार जी ने विराम कल लगाने की कोशिश की मुजफ्फरपुर में, जब उन्होंने कहा कि नहीं वो 2 बार मेरी गलती हो गई, तो वो तो इनके बार नहीं, वो ठीक है, पर आप हमको ये बता दीजिए ना, 4 नेता को तो आरजेडी ब्लेम कर रही है, इसका मतलब है कि वो 4 नेता आरजेडी की तरफ जाने को तैयार नहीं है।
अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा और ललन सिंह। तो 5 में छठे नेता कौन है जो आरजेडी के तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? क्या विजेंद्र यादव है, क्या श्रवण कुमार है, क्या मनीष वर्मा है, या तीनों है? नहीं, ब्लेम करना अलग बात है और अंदर खाने में अच्छे रिश्ते होना अलग बात है। तो अंदर खाने में जो ये चारों नाम ले रहे हैं, इसमें एक नाम तो मैं जानता हूं जो इधर आरजेडी से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ गई है, और आरजेडी से नजदीकियां जो बढ़ी हैं कभी मैं बताऊंगा ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप इतना मान करके चलिए कि सीटों को लेकर के नीतीश कुमार जी बहुत ही गंभीर है। अगर बीजेपी बैकफुट पर आकर के कॉम्प्रोमाइज करती है कि चलिए इतनी सीटें आपको देंगे, ये रुकेंगे, नहीं अगर बात बन पाएगी तो अभी वो खेल खत्म नहीं हुआ है। चलिए, हाँ, जरूर है कि बजट सत्र तक थोड़ा आप इंतजार करें। बजट सत्र तक इंतजार करें, लेकिन हमारी जानकारी ये भी है मृत्युंजय जी कि 123 सीट नीतीश कुमार चाहते हैं सीएम के पद की गारंटी हो, 123 सीट पे वो खुद चुनाव लड़ें। उनकी इच्छा ये है कि केंद्र आप संभाल रहे हैं, संभालिए, बिहार हम जैसे संभालना चाहते हैं हमको संभालने दीजिए, केंद्र में आपकी सत्ता है, आप जितना मंत्री पद दे रहे हैं ठीक है, बिहार में हम जैसे चाहें वैसे करें। और इसलिए वो चाहते हैं 123 सीट पर हम खुद लड़ें। पिछली बार जो हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे उससे हम बाहर निकलें, और 121 सीट जो है या 120 सीट है उस पे आप सब लोग मिल बैठ करके बांट लीजिए और सब लोग मिल करके चुनाव लड़िए। 120 सीट में बीजेपी भी होगी, 120 सीट में चिराग पासवान की पार्टी भी होगी, जीतन राम मांझी की पार्टी भी होगी, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी होगी। क्या आप लोग मान गए हैं या फिलहाल क्या डील हुआ है, किस तरह की बात हुई है, मैं ये समझना चाहूंगा। आपके पास क्या जानकारी है? बीजेपी मान गई है? बात कहां पर आकर के अटक गई है, या नीतीश क्यों मान गए हैं? प्रेस रिलीज में क्यों लिख रहे हैं 2 बार पहली गलती कर चुके हैं हम नहीं करेंगे? ये लिखने का मतलब क्या है? पंकज जी देखिए, मेरे ख्याल से ये जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें जहां भी कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो इस प्रकार की जो प्रेशर पॉलिटिक्स बोलते हैं वो जनरली आम होती है, और बिहार के केस में थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो अलायंसेस बनने और टूटने का सिलसिला है वो काफी रेगुलर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो 123 सीटों का फॉर्मूला बता रहे हैं ये एक उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। बहुत जो बेसिक जानकार भी हैं पॉलिटिक्स के वो भी ये बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि किसी भी हाल में भाजपा अपने से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं होगी जदयू को, और उसका एक बेसिस है। बेसिस एक तो हिस्टोरिकल बेसिस है, और दूसरा जो पिछली बार की जीती गई सीटें हैं वो सबसे बड़ा बेसिस है। और कहीं भी जो सीट शेयरिंग होती है उसका सबसे बड़ा बेसिस यही होता है कि पिछली बार भाई हमने कितनी सीटें जीती और हमारा कन्वर्जन रेशियो क्या रहा। पिछली बार उनके साथ चिराग पासवान नहीं थे तो सीटें दोनों की ज्यादा थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान को, हमको, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को, इन सबको अकोमोडेट करना है। तो हम एक पुराने फॉर्मूले में आ जाते हैं जो पहले फॉर्मूला 100 और 43 का होता था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसके आसपास ही रहेगी दोनों पार्टियां, और ये खींचतान चलेगी। अब इनफैक्ट आप देखिएगा इस पूरे वर्ष जब तक चुनाव हो नहीं जाते हैं तब तक कितनी ही बार ये हेडलाइंस आपको देखने को मिलेंगी, और मीडिया में भी ये बार बार आते मिलेंगे कि अब शायद पलटे, अब होने वाला है, अब मिलने वाले हैं, अब जुड़ने वाले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से, और मैं एक बार आपके डिबेट में पहले भी बोल चुका हूं, मुझे फिर से लगता है कि ये चर्चाएं होंगी और ये चर्चाओं में कई बार कई चीजें सही भी होंगी, लेकिन अंततः मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी बहुत आसानी से इस बार पलटने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका करीब करीब अब राजनीति का एक अंत की तरह आ रहा है, और जो फाइनल लेगेसी वो छोड़ के जाना चाहते हैं उस फाइनल लेगेसी में उन शब्दों को वो अपने लिए नहीं सुनना चाहेंगे जिन शब्दों से उनको डिस्क्राइब किया जाता है, चाहे पलटने वाले हों और इस प्रकार के शब्दों से। वो नहीं, चाहेंगे कि जो उनकी लेगेसी रहे। मैं आपकी बात से सहमत हो भी जाऊं, पर मुझे लगता आलोक वत्स जी, क्या नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि अगर वो विदा भी लें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लें? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की गारंटी उनको मिले? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है
किसी की मेहरबानी से ना मिले, उनके पास संख्या इतनी ज्यादा हो जिस वजह से वो मुख्यमंत्री रहें। अगर इस बात की गारंटी बीजेपी नहीं देती है और दूसरी पार्टी गारंटी देती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे? देखिए पंकज जी, ये तीनों चीजें जो आपने कही नीतीश कुमार के बारे में 100% ऐसी चीजें वो चाहेंगे, लेकिन अब जो माहौल है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, वो इस बात को इंगित नहीं कर रहा है कि इन्हीं के ऊपर वो सारा दांव खेल जाएंगे। अगर संख्या बल दूसरे ढंग का आ गया तो जैसा कि आपको विदित होगा कि ये अमित शाह जी ने कहा था कि हम डिसीजन लेंगे चुनाव के बाद, और अटल जी के जयंती पर जो मुख्यमंत्री ने कहा कि सपना है कि जब हमारी सरकार हो, ये सब बातें पहले। अच्छा, तीसरी बात, नीतीश जी के सबसे बड़े सपोर्टर दिवंगत मोदी जी, वो अब नहीं है मौजूद। वो काफी कुछ इनके लिए फेंसिंग किया करते थे और फॉरवर्डिंग किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जैसा कि सरोज जी ने कहा, मैं उस बात से एग्री करता हूं कि प्रेजेंट जेडीयू का एमएलए में अधिकांश लोग चाहते हैं कि हम राजद में जाके मिल जाए और हमारी जीत पक्की हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये दोनों ने फिर से हाथ मिला लिया तो ये सब दूसरे लोगों को पानी पिला देंगे। संख्या बल के आधार पर जिस तरीके का इनका समीकरण बैठ जाएगा, वो किसी भी दल को पानी पिलाने के लिए काफी होगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जिस संख्या बल की बात आप कर रहे हैं वो बीजेपी इनको देगी कि हाँ भाई आप 123 सीट ले लीजिए और हम 120 सीट के सारे लोग अकोमोडेट करें। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। वो दबाएंगे कि आपको हम कम सीट देंगे, और इन सब के बीच में एक आदमी जो मिनिस्टर की कुर्सी का हुए थे, चिराग पासवान, उससे तरीके से। चलिए, लगता कुछ आपका नेटवर्क इशू है, जरा प्लीज इसको अगर ठीक कर पाएं या बेहतर नेटवर्क में आ सकें। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। सरोज सिंह जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आरजेडी के साथ जेडीयू के एमएलए क्यों जाना चाहते हैं? क्या उनको इस बात का डर है कि बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा हमारी तरफ और आरजेडी का वोट बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए आरजेडी के एमएलए, माफ करिएगा, जेडीयू के एमएलए आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं? दूसरा सवाल यह है कि पिता ने हाँ कहा, बेटे ने ना कहा, ये क्या केवल राजनीतिक बयान है या सही में मतलब है कि आरजेडी में इस बात को लेकर के डिवीजन है? क्योंकि मेरी भी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम नीतीश जी का बैगेज लेकर के अब चलना नहीं चाहते। वो तेजस्वी यादव के आसपास के लोग हैं, उनका कहना हम नीतीश जी का बैगेज लेके अब चलना नहीं चाहते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, स्मार्ट मीटर को लेके इशू है, लैंड सर्वे बड़ा मुद्दा है, और खास तौर पे ये बीपीएससी का री एग्जाम बड़ा मुद्दा है, कोई एग्जाम फेयर नहीं हो रहा है, विद्यार्थी चिढ़े हुए हैं, 52 लाख बेरोजगार बैठे हुए हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, तरह तरह के डेटा पेश करते हैं। तो सवाल उठता है कि जेडीयू के एमएलए को लग रहा है कि बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, ये बड़ी वजह है। वजह क्या है कि जेडीयू के एमएलए आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं? देखिए, दो सवाल आपने पंकज जी किया। पहले सवाल पर आते हैं कि जो पिता और पुत्र के बयान में डिफरेंसेस क्यों आ रहा है। देखिए, 10 सर्कुलर रोड में जहां पे लालू यादव है, वो एक संस्था है लालू प्रसाद, और बिहार के पॉलिटिक्स को जो 2-3 लोग समझते हैं उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी है, जो उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है। तो लालू प्रसाद ने अगर ये बयान दिया, ऑफर दिया, तो इसके पीछे की कहानी यही है जो हम आप भी थोड़ा समझते हैं कि आरजेडी और जेडीयू का अलायंस 25 के चुनाव में जीत की गारंटी है। ये हो चुका है पहले भी, कोई नई बात नहीं है। उनके साथ कांग्रेस भी होगी, उसके साथ मुकेश सहनी भी होंगे, और भी कोई छोटे पार्टियां आ सकती है। तो ये जो अब माले तो है, वाम दलों का भी सपोर्ट है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बिहार में, जो सामाजिक ताना बाना है, जो
सीट वाइज जो जातीय समीकरण है उसमें इस अलायंस में जीत की संभावना ज्यादा है। इसीलिए कुछ विधायक की हमने चर्चा की, ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि इसी अलायंस में चुनाव लड़ा जाए। और तेजस्वी के मना करने का कोई मतलब नहीं, ये तो बयानबाजी है, चलेगा ही चलेगा। लेकिन आरजेडी में आज की तारीख में वही होगा जो लालू प्रसाद चाहेंगे, वो उन्हीं के नाम से वोट है। अगर तेजस्वी यादव इस गफलत में है कि उनके नाम से वोट है तो उनकी गलतफहमी है। अब उनको मुबारक हो। लालू प्रसाद जब तक है आरजेडी में, वो जो बोल रहे हैं वही फाइनल वर्ड है और उसी के इर्द गिर्द जो है सारी चीजें होगी। 18 तारीख को जब कार्यकारिणी की बैठक होगी, पंकज भाई आप देखिएगा, जो जो चीजें लालू प्रसाद ने कही है सारी चीजें इंडोर्स होगी उसमें। और एक खुला हो सकता है कि उस दिन भी एक ऑफर नीतीश कुमार को दिया जाए कि आप जो है आइए और महागठबंधन को मजबूत करिए और चुनाव लड़िए। ये सारी तैयारियां आरजेडी के भीतर चल रही है। और विधायकों में जो आपका दूसरा सवाल था कि विधायक क्यों चाहते हैं, तो जो कास्ट इक्वेशन है, जो जहां से जीते हैं उनको पता है कि जो 25 में जो समीकरण है उसमें अगर हम उधर रहेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से जीत पाएंगे। क्योंकि नीतीश की ताकत, लालू की ताकत, माले की ताकत, कांग्रेस की ताकत, मुसलमानों का एकजुटता हो जाएगी जैसे ही ये अलायंस होगा। महिलाओं की ताकत नीतीश कुमार के आते के साथ सब एकजुट होंगे। और दूसरी तरफ जो आप देखेंगे थोड़ा सा खालीपन आपको दिखेगा बीजेपी के गठबंधन में, तो फायदा सीधा सीधा महागठबंधन को मिलेगा, जो पहले भी साबित हो चुका विधानसभा में। और 25 में अगर इस तरह का फॉर्मेशन बनता है, क्योंकि आरजेडी इसी फॉर्मेशन में जीत सकती है। बिना नीतीश के आरजेडी 25 सीट, 33 सीट, 40 सीट से ज्यादा नहीं ला सकती है। लालू प्रसाद को पता है कि नीतीश अलायंस का फॉर्मेशन ही उनको जीत की गारंटी है। इसके अलावा आरजेडी के पास वही फॉर्मेशन है, किसी को वो साथ कर ले, छोटी छोटी पार्टियों को। सरकार में तेजस्वी यादव नहीं आ सकते, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। यही कहानी बीजेपी के पास है कि नीतीश फॉर्मेशन में ही जीतेंगे, बिना नीतीश के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए तो इतना आदर सत्कार होता है चर्चा का, नहीं तो फिर और क्या मतलब है। चलिए, और आदर जी सत्कार होता है ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर संजय, सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव फिर मान लेंगे कि नीतीश जी आप आइए सीएम बनिए, आपके साथ हम जीतेंगे तो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन सीएम आप बनिए और उप मुख्यमंत्री हम रहेंगे, इसके लिए तैयार हो जाएंगे तेजस्वी यादव? क्यों नहीं तैयार होंगे? तो विपक्ष में रह के क्या कर लेंगे वो? मान लिया जाए कि तेजस्वी जी की संभावना तो बनी रहेगी ना कि नीतीश कुमार जी के बाद तो वही मुख्यमंत्री होंगे। तो अगर वो नीतीश कुमार जी गठबंधन में आते हैं और वो कहते ही हैं कि हाँ ठीक है कुछ दिन के लिए हम रहेंगे मुख्यमंत्री, फिर बाद में हम सत्ता सौंप देंगे, और ऐसा तो कई राज्यों में हुआ है। अगर कोई परिस्थितियां बनी तो होगा कि भाई चलिए 2.5 साल हम रहेंगे, 2.5 साल फिर आप रह लीजिएगा, 2.5 साल में फिर नीतीश कुमार जी कोई निर्णय लेंगे। तो तेजस्वी जी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और बाई इलेक्शन को हम लोग को रिलेट नहीं करते हैं। बाई इलेक्शन के परिणाम को देखिए, इनके माई समीकरण में एम भी टूटा और बाई भी टूटा। क्या ये बात आरजेडी नहीं समझ रही है? कांग्रेस के साथ बिल्कुल, कांग्रेस के भी उम्मीद तो है कि ये भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे 18 के जो इनकी कमेटी की बैठक है कार्यकारिणी की, उसमें हो सकता है कि उनको भी इनवाइट किया गया है, तो कोऑर्डिनेशन की भी बैठक हो और उसमें ये बात पर गंभीरता से चर्चा होगी। तो तेजस्वी जी की उम्र के अनुसार अभी इनके पास मुख्यमंत्री बनने के अभी और भी उम्र है, अवसर हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह करके और अगर चुनाव लड़ लेते हैं और बीजेपी मुकेश सहनी को भी अपने खेमे में ले आती है, हालांकि मुकेश सहनी तो अपना डिप्टी सीएम अभी से कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो डिप्टी सीएम हम बनेंगे, तो मुकेश सहनी को भी ले आती है, तो फिर आरजेडी कौन सा समीकरण है बिहार में जिसमें वो बाजी मार लेगी? तो लालू प्रसाद इसके बड़े मजे खिलाड़ी हैं और तेजस्वी को भी मना लेंगे, पार्टी को भी समझा देंगे, नीतीश कुमार को भी बता देंगे कि ठीक है आप ही रहिएगा मुख्यमंत्री, सरकार तो पहले बन जाए। तो सरकार के लिए किसी भी तरह के कदम उठाने में, देखिए राजनीतिक पार्टियों के बारे में अब ये मानना बंद कर दीजिए कि कोई विचारधारा,
कोई मूल्य, कोई सिद्धांत। नहीं, पर हम कोई आप हमको ये बताइए कि इधर तो इनको 100 सीट से ज्यादा चाहिए, 121 चाहिए, 22 चाहिए, 23 चाहिए, और जब ये आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो क्या 100 सीट से ज्यादा मिल पाएगा? खास तौर पर तब जब लेफ्ट भी कहेगा कि हम कम से कम 20 पे तो लड़ेंगे ही, कांग्रेस कहेगी हम 70 पर लड़ेंगे ही, 70 नहीं 50 से कम पे मानेगी नहीं। ये मुकेश सहनी की पार्टी भी कहेगी कि हमको इतना चाहिए ही। एक और नए भतीजे जुड़ गए हैं, वो भी अगर कहना शुरू कर दिए कि नहीं हमको इतना चाहिए ही, चिराग पासवान, तो आखिरकार कितनी सीटों पर लड़ेंगे नीतीश कुमार? ये भी तो सवाल देखिए, उठता है ना। अगर इस गठबंधन में आते हैं, आरजेडी गठबंधन में भी, तो आरजेडी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी। वो सीट की संख्या 100 हो, 90 हो, 80 हो, मुझे नहीं पता। कांग्रेस को न बहुत महत्व ये देने जा रही है आरजेडी, न महत्व देने जा रही है जेडीयू। कांग्रेस हर बिंदु पर, अगर कांग्रेस को ये 25 सीट भी देंगे ना, तो कांग्रेस इन्हीं के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसकी जमीन बिहार में कहीं कुछ है नहीं। बात वो 70 की कर ले, 100 की कर ले, तो लेकिन आप कांग्रेस जो बजट की बात कह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार चाह रहे हैं बजट तक पूरा माल ले लिया जाए केंद्र से, उसके बाद अगर मेरे मन माफी के लाइंस नहीं हुआ तो उधर पलट जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, जो मैं कहना चाह रहा था वो उसको आपने स्पष्ट कर दिया। ये चाहते हैं कि बजट में बिहार के हिस्से में जो मैक्सिमम जो बेनिफिट हो सकता है वो हम ले लें, और उसके बाद हम सीटों का दबाव बनाए हुए रहेंगे। अगर हमें उतनी सीटें मिलेंगी, कम से कम 115, 120, 110, तब तो हम लड़ेंगे, और नहीं तो फिर हम खेम बदल लेंगे पाला। लालू प्रसाद जी भी ऑफर दे रहे हैं। अभी तो नीतीश कुमार जी वो चीज बने हुए हैं कि दोनों तरफ से इनको ऑफर है। बीजेपी कह रही है कि भाई आप हमारे तरफ रहिए, उधर क्यों जा रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि आइए, समीकरण तो ऐसा है कि हम लोगों की जीत में कहीं कोई बाधा है ही नहीं। तो बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मृत्युंजय शर्मा, आपको नहीं लगता लालू प्रसाद नीतीश कुमार का भाव बढ़ा रहे हैं, और नीतीश कुमार का भाव इस कदर बढ़ गया है कि बीजेपी दबाव में होगी और बीजेपी को नीतीश कुमार की बात माननी पड़ेगी? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है कि इनफैक्ट जो दोनों साथी वक्तागण हैं वो लोग कह रहे थे जो बात, कि मुझे लगता है लालू जी को थोड़ी सी वो जल्दी शायद रही है कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनता हुआ देख ले, और इसलिए उन्हें लगता है कि इस बार जो कि 2025 है वो तभी संभव है जब वो गठबंधन में आते हैं जदयू के साथ। और इसलिए मेरे ख्याल से वो एक पिता के प्रेम में बोल रहे हैं आप, या थोड़ा उतावलापन में वो इस प्रकार के ऑफर दे रहे हैं कि किसी प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बन जाए, ये किसी प्रकार से हम लोग साथ चुनाव लड़ लें। और दूसरी बात है कि आप सत्ता पक्ष में डिप्टी सीएम ही रहे, लेकिन वो विपक्ष के नेता से कहीं बेहतर पद है, उसके बाद कम से कम एक इंप्रेशन आपका बन जाता है आम जनता में भी कि आप डिप्टी सीएम रहे हैं, तो एक नेचुरल हक है अगली सरकारों में आपका सीएम बनने का। और इनफैक्ट तेजस्वी एक प्रकार से जो सीएम पद के उम्मीदवार हो गए हैं राजद की तरफ से, इसीलिए हुआ है कि पिछली सरकारों में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो एक वो संभावना बनती है। दूसरा, भाजपा लेकिन कोई कच्ची खिलाड़ी इसमें नहीं है पंकज, ये भी हमें समझना होगा। उसे भी पता है कि ये जो ऑफर आ रहा है सामने से वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने दम पर नहीं जीत सकते हैं, और उन्हें भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 5 सीटें कम मिली या 5 सीटें उधर से ज्यादा मिल रही है तो नीतीश कुमार पलट जाएंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो हम घोषित करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 5 सीटें कम ज्यादा होने से नीतीश कुमार को भी ये पता है कि चाहे वो भाजपा के साथ गठबंधन करे या राजद के साथ गठबंधन करे, जो सीटें होंगी वो बराबर ही रहेंगी। उसमें शायद ही किसी को कोई शक है कि सीटें उसमें किस गठबंधन में किसी भी पार्टी की ज्यादा होने जा रही है। तो घूम फिर कर मेरे ख्याल से फैसला वहीं पर आता है, और वो शायद आप देखेंगे जैसे जैसे और चुनाव नजदीक आएंगे, शायद लालू ये खुलकर बोलने भी लगे कि आ जाइए मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, अगर इस तरफ से घोषणा ना होने लगे भाजपा की तरफ से। तो वो भी इनफैक्ट देखने को मिलेगा पंकज जी, आप देख लीजिए 2-3 महीना आप रुक जाइए। लेकिन मुझे लगता है फिर से, और मैं बहुत स्ट्रांगली ये फील करता हूं, मेरे पास कोई ऐसा बहुत लॉजिकल बेसिस नहीं है, लेकिन एक हंच जो पॉलिटिकल हंच होता है कि नीतीश बहुत ही ज्यादा आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर इस बार उतनी उतनी
आसानी से इस बार मूव नहीं करेंगे जितनी आसानी से पिछली बार वो मूव करते रहे हैं। और वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट होगा उनका, जब वो हार चुके होंगे, सारे ऑप्शनों को तलाश कर उन्हें दिख जाएगा ठीक है, कि इस तरफ ठीक मैं है, या तो सीएम नहीं बनने वाला हूं या बहुत नुकसान बिल्कुल। हो रहा है, आलोक तभी वत्स शायद जी, वो होगा। आलोक वत्स जी, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा आइडियल सिचुएशन होगा अगर वो आरजेडी की तरफ चले जाते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए बल्ले बल्ले होगा। प्रशांत किशोर उसी स्पेस को फिल इन करना चाहते हैं जो नीतीश और लालू से परेशान है, जो बीजेपी को वोट करना नहीं चाहता है। प्रशांत किशोर चाहेंगे ऐसा हो जिससे उनके लिए बड़ी बेहतरीन स्थिति, बेहतरीन अवसर पैदा हो सके। क्या आपको दिखाई पड़ता है आलोक वत्स जी? देखिए, वो सही है आपका कहना, वैसे लोग प्रशांत किशोर की ओर मुखातिब होंगे, लेकिन पॉलिटिकल दमदारी कोई वो नहीं दिखा पाएंगे अगेंस्ट लालू यादव और नीतीश कुमार। संख्या बल उनकी बहुत कम होगी और पॉलिटिकल इम्पैक्ट कोई एमएलए जीता पाने की स्थिति में वैसा वर्ग नहीं होगा। लेकिन हाँ, शिफ्ट तो कर जाएगा। और लेकिन जो अभी लालू प्रसाद यादव का बयान आया है, उससे एक चीज तो सुनिश्चित हो गई है पंकज जी, कि नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पावर बढ़ा दिया उन्होंने। अब जिस तरीके की बात पहले बीजेपी करती नीतीश कुमार के साथ, अब शायद उस तरीके की बात लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद ना कर पाए। और अगर नीतीश कुमार उनको कन्विंस कर लेते हैं या उनसे इक्वल का सीट लेने की स्थिति में आ जाते हैं तो खेला दूसरे ढंग का हो जाएगा। लेकिन ठीक कहा मृत्युंजय जी ने कि इस बार अगर वो कदम उठाते हैं तो ये उनका लास्ट ही कदम होगा, चाहे ठीक है, इधर या चलिए, उधर का लास्ट ही कदम होगा। लेकिन मेरे पास सरोज जी एक फिलर ये भी है कि लालू प्रसाद यादव दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक उनको लग रहा है मेरी तरफ आ जाओ तो बल्ले बल्ले, और नहीं भी आओ तो ज्यादा सीटें तुम ले लो, मतलब जेडीयू ले ले। उनको, आरजेडी को ऐसा लगता है कि जेडीयू अगर ज्यादा सीट पर लड़ती है तो जेडीयू के विधायक ज्यादा हारेंगे। वजह यह है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ ज्यादा है, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अब हावी हो रहे हैं। जहां तक सवाल है बेरोजगारी का, वो मुद्दा भी हावी हो रहा है। 20 साल से लोग नीतीश कुमार का चेहरा देख करके थक चुके हैं और उससे आरजेडी को ज्यादा फायदा होगा। इसलिए लालू प्रसाद इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को फायदा हो जाए, नीतीश कुमार ज्यादा सीटें ले लें, और उससे अगर वो हमारे साथ नहीं भी आते हैं तो हमें इसका फायदा मिले, पॉलिटिकली इससे हम लाभान्वित हो। आपको क्या लगता है? देखिए, हम जो समझ पा रहे हैं पंकज भाई कि नीतीश कुमार पहले दिन से ही है कि हमको ज्यादा सीटें लड़नी है। और हम आपको बताएं कि बीजेपी भी जो सीटों का बंटवारा होगा, चाहे वो फिगर जो भी हो, उसमें जेडीयू की सीटें ज्यादा होगी। भले ही टोकन हो, 2 सीट ही ज्यादा लड़े, 3 सीट ही ज्यादा लड़े, लेकिन 1-2 सीट भी उसकी ज्यादा होगी। हाँ, ये बराबर जानकारी बराबर नहीं मेरे होगा। पास भी है, ये जानकारी मेरे पास ये भी है, होगी। बिल्कुल। ये हाँ, जानकारी इधर लेटेस्ट आई है कि अगर 100 सीट लड़ेगी बीजेपी तो 101 सीट जरूर जेडीयू लड़ेगी। एक सिंबॉलिक ये है कि भाई जेडीयू को ज्यादा सीटें दी गई है। लेकिन लालू यादव की ये स्ट्रेटजी होगी कि हमारे साथ ना आए तो उनके तरफ ज्यादा सीटें मिल जाए। हमको इसमें ज्यादा कुछ दम लगता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद सक्षम है और लालू यादव के बयान से, जैसा कि भाई साहब ने बताया, बार्गेनिंग पावर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है नीतीश कुमार का कि बीजेपी मजबूर है उनको सीटें देने के लिए, उनकी शर्तें मानने के लिए, चाहे वो चेहरा मुख्यमंत्री का हो, ज्यादा सीटें हो, और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन सी सीटें लड़नी है, इसमें भी इस बार नीतीश कुमार की ही चलेगी, ना कि भाजपा की चलेगी। नीतीश कुमार की ही चलेगी। डॉक्टर संजय, क्या आपको लगता है कि ये फिलहाल इसलिए टल गया है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी मान गई है कि सीटों का बंटवारा आप ही करिए, या रस्साकसी अभी भी मौजूद है? इसका मतलब क्या निकाला जाए? और क्या अगर नीतीश कुमार इस बार निकलते हैं तो उनके साथ चिराग पासवान भी निकलेंगे, इस बात की गारंटी है क्या? दोनों सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी अंतिम कोशिश करेगी नीतीश कुमार जी को रोकने की। वो नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार जी दूसरे गठबंधन में चले जाए।
और नीतीश कुमार की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएगी बीजेपी। तो मैं मानता हूं कि शायद नीतीश कुमार जी ने कोई भरोसा जरूर नीतीश कुमार जी को दिलाया है बीजेपी के लोगों ने, तभी नीतीश कुमार जी ठहरे। अब रह गई बात कि सीटों का क्या तालमेल बैठता है, क्या ये लोग बिठाते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नीतीश कुमार पर ही छोड़ दिया जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना नहीं करना। चिराग पासवान की जहां तक बात है, तो चिराग पासवान के बारे में मैं बता रहा हूं ना कि वो नीतीश कुमार जी से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ गई है, और नीतीश कुमार जी ने भी उनको समझाया है कि आप अगर मेरे साथ हो जाते हैं तो हम लोगों की ताकत, वो जो 12 और 5 17 की जो बात है, वो 17 का फॉर्मूला चिराग पासवान समझ रहे हैं कि केंद्र कैसे बिहार के हिस्से में अधिक से अधिक संसाधन देगी, बिहार में हम लोग अधिक से अधिक सीटों पर बार्गेन कैसे बीजेपी के साथ कर पाएंगे। ये दोनों बात चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में हो चुकी है। अब कल चिराग रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अभी रिश्ते बहुत मधुर हैं, बहुत अच्छे हैं। और अगर नीतीश कुमार कोई निर्णय लेते हैं, मुझे लगता है कि चिराग भी वो निर्णय लेंगे, उनके साथ रहेंगे उनके निर्णय में। तो फिलहाल मैं बता रहा हूं ना कि अभी जिस तरह से उन्होंने कई चैनलों को भी कहा, नीतीश कुमार जी ने 2 बार गलती हो गई, अब हम यहीं रहेंगे, अटल जी ने हमको कितना मानते थे, उन्होंने ही हमें मुख्यमंत्री बनाया था, वो सारी बातें कर रहे हैं। मतलब कि बीजेपी के तरफ से जरूर कुछ इनको ऑफर मिला है कि भाई आप ही तय कीजिएगा, बिहार आप ही देखिएगा, आपको जैसे लड़ना है एनडीए आप ही को लड़ानी है, आप ही के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। कुछ इस तरह के आश्वासन के बाद ही इन्होंने चुप्पी भी तोड़ी, इनके बॉडी लैंग्वेज भी बदले और कुछ इस तरह की चीजें भी दिखाई पड़ी। अदरवाइज जो व्यक्ति मौर्या में नहीं जा सकते हैं, वो व्यक्ति प्रगति यात्रा में सीधे पहुंच गए और बिल्कुल चुप्पी लगाए रहे। बहुत चीजें इससे निकल जा रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मैं एक क्विक आंसर चाहूंगा, क्या इसमें आप गवर्नर का भी रोल देखते हैं? डॉक्टर संजय कुमार, आपसे भी, सरोज जी आपसे भी ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, गवर्नर का परिवर्तन होना, क्या ये भी इसमें एक बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रहा है? नहीं, देखिए, गवर्नर का परिवर्तन के पीछे ये भूमिका मुझे नहीं, ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसको हम इस रूप में देखते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो एक सेकुलर चेहरा है, उसी सेकुलर चेहरा पर मुहर लगाने के लिए गवर्नर को भेजा गया है। सरोज जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमको लगता है कि ये दोनों के लिए कंफर्टेबल है, नीतीश कुमार के लिए भी और बीजेपी के लिए आरिफ मोहम्मद खान का बिहार के गवर्नर के तौर पर चुनावी साल में बिहार में रहना। और दोनों अपने अपने हिसाब से इसका आकलन भी कर रहे हैं और हमको लगता है कि दोनों के लिए यूजफुल होगा ये आरिफ मोहम्मद खान का बिहार। दोनों के लिए यूजफुल होगा। मृत्युंजय जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बार बार लोग महाराष्ट्र का नाम ले रहे हैं, क्या आपको, आपके पास ये जानकारी है कि महाराष्ट्र से जितने एमपीज हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं या फिर जो शरद पवार के साथ हैं, वो बीजेपी की तरफ मुड़ चुके हैं, इसलिए बीजेपी को केंद्र की चिंता अब नहीं रखनी है, बीजेपी बस दिल्ली के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, उसके बाद अपने पत्ते ढंग से खोलेगी, क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल से पंकज जी ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा उसको कंप्लेसेंसी मानूंगा। क्योंकि देख लीजिए, आप बहुत सारे जो विधेयक हैं अपने पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से पास होने हैं, तो 2/3 बहुमत की तो ऐसी ही कमी है, तो किसी भी हाल में इनफ सांसद होना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ऐसा हो कि महाराष्ट्र से कुछ सांसद आ जाए तो फिर हमें जरूरत नहीं है बिहार के सांसदों की। इस प्रकार की सिचुएशन ना बीजेपी सोच रही है और ना ऐसा कुछ होने वाला है मेरे ख्याल से। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग होता है पंकज जी, कभी भी जब आप एक पुराने अलाई के साथ रिश्ता तोड़ते हैं तो दूसरे अलाइज में भी आप एक सिग्नल देते हैं। और आप देखते होंगे किस प्रकार से नेशनल मीडिया में एक नैरेटिव चलने लगता है कि बड़ी पार्टी होने के कारण ज्यादा घमंड है या अच्छा परफॉर्मेंस आ गया तो ज्यादा घमंड है, और इसको थोड़ा बीजेपी हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करती है। और इसीलिए देख लीजिए, जब 2014 और खास करके 19 के बाद जब खुद के दम पर बहुमत थी, फिर भी सारे अलाइंस को अकोमोडेट किया गया, मंत्री पद उनको दिए गए उसी प्रकार से जिस प्रकार 14 के बाद दिए गए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकार का कोई कंफर्ट या कंप्लेसेंसी है कि दूसरे राज्य से कुछ ज्यादा सांसद आ जाएंगे
तो यहाँ के सांसद नहीं भी रहेंगे तो चलेगा। मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा बड़ा टारगेट होगा 2/3 का वो नंबर्स जो कुछ कुछ अमेंडमेंट्स के लिए जरूरी हैं, जो कुछ बिल्स के लिए जरूरी हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात में बहुत ज्यादा दम है पंकज जी। आलोक वत्स जी, आपका क्या कहना है? ये सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है दिल्ली चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती, वैसे मुझे इसकी उम्मीदें बहुत कम दिखाई पड़ रही, पर अगर दिल्ली में चुनाव जीत जाती है बीजेपी, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अपने सीएम का चेहरा बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है और बीजेपी को केंद्र में सफिशिएंट नंबर मिल चुका है? पहली बात, आपने गवर्नर की बात की, तो ऐसा देखा गया है कि गवर्नर पॉलिटिक्स, राज्य की पॉलिटिक्स में कुछ तरीके के इनडायरेक्टली इंटरफियर करते हैं। वेस्ट बंगाल इसका एक जीता जागता उदाहरण रहा है। और अभी की स्थिति में जब उनको भेजा गया है, तो अगर कोई क्लिच फंसता है तो हाउ ही बिहेव ये देखना पड़ेगा। अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन उस समय ये देखना पड़ेगा कि उनका स्टैंड क्या होता है। तीसरी बात, आपने कहा कि जो संख्या बल कम रही है इधर से, वो महाराष्ट्र से पूर्ति करने की कवायद चल रही है और शायद हो भी जाए। तो अभी एक डेवलपमेंट और भी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा बिटवीन शरद पवार एंड अजीत पवार, वो भी क्या इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि अभी उसका कुछ, फिर उसके बाद कुछ एक बार गर्माहट हुई, फिर उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो ऐसा नहीं है कि एकाएक वहां से कोई लैंडस्लाइड वो हो जाएगा कि सब इधर आके खड़े हो जाएंगे। और दिल्ली का चुनाव जैसा आपने कहा है कि इट्स अ वेरी टफ बैटल, कांटे की टक्कर है। बीजेपी सारे अस्त्र का इस्तेमाल कर रही है कि वहां पर सत्ता में हम वापसी करें, लेकिन केजरीवाल भी इतनी आसानी से जुआ पटकने वाले नहीं है। अभी तक जो हम लोगों की जानकारी है कि एज उन्हीं का है। कांग्रेस कितना सफल होगी वो तो मैं नहीं कह सकता, 2.5 का आंकड़ा भी शायद वो ना प्राप्त कर पाए, लेकिन इन दोनों के बीच टक्कर कांटे की होगी और उसको और धारदार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कर रही है। हाँ, अगर वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई, फिर भी इस बात को नोट कर लीजिए पंकज जी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सीएम का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ने की आज की डेट में ताकत नहीं रखती अगेंस्ट नीतीश कुमार एंड लालू यादव। उस कद का नेता अभी तक है नहीं चलिए, इनके पास। ठीक है। तो जो भी हो, नीतीश कुमार न्यूज में तो बने ही रहते हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार पंकज जी मजबूरी है सब। हाँ बिल्कुल ठीक है, मजबूरी की वजह से, जरूरत की वजह से न्यूज में तो रहते ही हैं। जरूरी भी है और मजबूरी भी है। हाँ, रात में किसकी गाड़ी किसके घर पहुंच जाए और फिर नीतीश कुमार का बयान का क्या बदल जाए। सरोज जी ने कह ही दिया। हाँ, अब किसी से शुचिता की बात, संस्कार की बात और ठीक है, हाँ सही बात है, सही बात है। तो सवाल है किसकी गाड़ी कहां पहुंच जाए और उसके बाद वो सरकार बिहार का पलट दे, ये भी कहना जो है बहुत जल्दबाजी होगा। और दूसरी बड़ी बात डॉक्टर संजय ने कही कि बजट तक इंतजार करिए, बजट में क्या कुछ मिल जाता है उसके बाद फिर बुद्धि खुलेगा, क्योंकि धन तो बुद्धि खोलता ही खोलता है। तो निश्चित तौर पर देखते हैं कि बीजेपी से मैक्सिमम क्या ले पाते हैं नीतीश कुमार और उसके बाद अपना टर्म्स कंडीशन क्या रखते हैं। बहरहाल जिसने भी कोशिश की थी, फिलहाल वो रुकती हुई दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे, आगे क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। तो सरोज जी, मृत्युंजय शर्मा जी, आलोक वत्स जी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।